आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले उस खतरे की बात करेंगे जिसकी बातें तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स तो करते ही रहते हैं, लेकिन उसका एहसास शायद अभी हमें है नहीं। इस बार करीब 2 महीने पहले जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एक छोटी सी भिड़ंत हुई, तो भारत के लिए भी इसमें बहुत से सबक थे, कूटनीतिक तौर पर भी, रणनीतिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी। इन पर विश्लेषण तो बहुत हुए हैं, लेकिन इन सब को लेकर पहली बार कोई आधिकारिक बात सामने आई है, और ये बातें कही हैं इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने। जनरल राहुल ने आज जो बातें कही हैं वो देश को सावधान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भविष्य में भारत के युद्ध की दशा तय करेंगे, भारत की रणनीति तय करेंगे। आज आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह की तरफ से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक बॉर्डर पर तीन दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। पहले तो पाकिस्तान था ही जिससे सीधे युद्ध हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की मदद चीन और तुर्की भी कर रहे थे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये आरोप लगे थे कि पाकिस्तान की मदद चीन और तुर्की कर रहे थे, लेकिन अब इसकी डिटेल सामने आ गए हैं, जो कि खुद भारतीय सेना बता रहे हैं डिटेल में इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान की किस तरह से मदद की थी। जैसे कि चीन पाकिस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इंटेलिजेंस की मदद कर रहा था। चीन ने पाकिस्तान को भारत के मिसाइल और एयरक्राफ्ट्स के मूवमेंट की पूरी जानकारी दी थी। पाकिस्तान को लगातार चीन से इनपुट मिल रहे थे कि भारत अब क्या करने जा रहा है। इंडियन आर्मी यह भी कह रही है कि चीन ने भारत पाकिस्तान के इस युद्ध को टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को बहुत सी मिसाइलें भी दी थी जिनका उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ तुर्की था, जो कि पाकिस्तान का मुस्लिम बिरादर है। तुर्की ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पूरी मदद की थी। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ कह रहे हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान को बैरक्तार ड्रोन तो दिए ही थे, लेकिन इस युद्ध के दौरान और भी तुर्की के ड्रोन्स की पहचान की गई है जो कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। इसके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान में अपने ट्रेंड लोग भी भेजे थे जो तुर्की के हथियारों को वहां से लॉन्च कर रहे थे। अब कहां कोई शक रह गया कि चीन और तुर्की खुलेआम पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। ये दोनों ही भारत के दुश्मन हैं, और इसीलिए आपको याद होगा कि जैसे ही भारत के साथ पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, तुरंत शहबाज शरीफ ने अपने डिप्टी पीएम इशाक डार को चीन भेज दिया था। 10 मई को सीज फायर हुआ और 18 मई को इशाक डार चीन पहुंच गए थे। बिल्कुल ये थैंक यू कहने के लिए गए थे, और आपने भारत के साथ युद्ध के दौरान ध्यान रखा, हथियार दिया, सपोर्ट भी दिया, आपका शुक्रिया, बस यही कहने के लिए गए थे। और इसके बाद तो शहबाज शरीफ अपने दल बल के साथ उन मुस्लिम बिरादर मुल्कों की धन्यवाद यात्रा पर निकल ही पड़े थे। 25 मई को शहबाज शरीफ अपनी जिहादी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लेकर तुर्की की यात्रा पर गए थे। यहां से वो ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान भी पहुंचे थे, लेकिन असल में तुर्की की ये यात्रा उनका शुक्रिया अदा करने के लिए की गई थी। जाहिर तौर पर यह मैसेजिंग देनी थी कि शुक्रिया, भारत के साथ युद्ध में आपने हमारा ध्यान रखा, ख्याल रखा। भारत यही तो सबको बता रहा है कि एक खतरनाक कॉकटेल बन रहा है पाकिस्तान, चीन और तुर्की का, खास तौर पर भारत के खिलाफ, और इससे सावधान रहने की जरूरत है। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in.
landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. अब सवाल है कि चीन ऐसा क्यों करता है, इससे उसे क्या हासिल हो रहा है। असल में चीन पहले तो भारत को अपना दुश्मन मानता है। चीन जानता है कि एशिया में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भारत ही है। वो भारत से सीधे अपनी स्पर्धा समझता है, इसीलिए वो पाकिस्तान को पुचकार कर रखता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। पाकिस्तान को उसने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। पहले तो बहुत ज्यादा कर्जा दिया हुआ है, इतना कि पाकिस्तान जन्मों जन्म तक उसका कर्जा नहीं चुका सकता। बदले में वो पाकिस्तान में अपना सी पैक बना रहा है, जिसका पाकिस्तान में भी विरोध हो रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ चीन को एक फायदा यह भी मिलता है कि अगर कल को भारत के खिलाफ चीन का युद्ध हो तो उसके हथियारों की टेस्टिंग हुई रहे, और यही बात तो इंडियन आर्मी ने भी कही है। इसीलिए उसने पाकिस्तान को बहुत से हथियार दिए हुए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने अपने 81% हथियार चीन से खरीदे हैं। इनमें J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स शामिल हैं। JF-17 थंडर फाइटर जेट्स तो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बना भी रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी चीनी ही है। पाकिस्तान को चीन का स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है। चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट और रडार सपोर्ट भी दिया हुआ है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन की एक मिसाइल भी दिखाई गई थी। ये एक नष्ट हुई मिसाइल थी जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए 4 दिन के युद्ध में चीन के कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। ऐसे ही पाकिस्तान ने चीन की SD-10 PL-12 मिसाइल इस्तेमाल की थी, जो कि JF-17 से हवा में छोड़ी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि PL-5, PL-8 और PL-9C भी इस्तेमाल की थी। ये सारी चीनी मिसाइलें थी, यानी कि चीन ने पाकिस्तान के बहुत से हथियारों से मदद की थी। लेकिन चीन पाकिस्तान की असली मदद भारत की टेक्निकल सर्विलांस की मुखबिरी करके दे रहा था। डिप्टी आर्मी का यहां तक कहना है कि DGMO की बातचीत जब चल रही थी तो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट बाकायदा ये तक बता रहे थे कि आपका कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन सी मिसाइल कहां पर है, यानी कि पूरी सर्विलांस बताई जा रही थी। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. I talked about electronic warfare, and need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected. Of course, as far as the other, we do not have the luxury like, we would have been seeing the way Israel, they have the Iron Dome and a number of other air defense features that they have. We do not have a luxury because our country is vast. So, and such things cost a lot of money. So we need to again look at innovative solutions. और यह बात तो खुद पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बता चुका है। पाकिस्तान तो वैसे भी चीन की गुलामी में लगा हुआ है। पाकिस्तान असल में 2 नावों की सवारी कर रहा है, चीन भी और अमेरिका के भी। और 2 नावों की सवारी करने वाला हमेशा डूबता है, पाकिस्तान भी डूबेगा। लेकिन फिलहाल तो उसे दोनों ही हाथों में लड्डू चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये स्वीकार कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए युद्ध के दौरान चीन ने उसकी बहुत मदद की थी और सैटेलाइट से भी भारत के सर्विलांस की जानकारी भी पाकिस्तान को लीक की गई थी। चीन की यह पूरी कोशिश रहती है कि वो भारत के साथ आमने सामने ना आए, क्योंकि वो सीधी लड़ाई लड़ने से बचता है। असल में चीन की एक देश के तौर पर जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत कुछ झोल यानी कि बहुत कुछ खामियां हैं। ऐसे प्रोपेगेंडा वाली तस्वीरें तो चीन खूब चलाता है और दिखाता है, पूरी दुनिया को अपनी परेड दिखाता है। लेकिन असल में माना जाता है कि चीन में अंदर ही अंदर बहुत उबाल है, चीन में कुछ भी ठीक नहीं है। और इसकी वजह है वहां पर डेमोक्रेसी नहीं, ऑटोक्रेसी का होना, लोकतंत्र नहीं है, एक तरह की तानाशाही है। और अब माना जा रहा है कि शी जिनपिंग का दौर खत्म हो रहा है और अब पता नहीं कि शी के बाद चीन की कमान किसके हाथों में आती है। चीन में बगावत कभी भी हो सकती है, ऐसा दुनिया मानकर चलती है। चीन मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह जरूर है, लेकिन यह भी माना जाता है कि उसकी बादशाहत को भी भारत और वियतनाम जैसे देश लगातार चैलेंज कर रहे हैं।
यही वजह है कि चीन भारत के खिलाफ काम तो करता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई से वो बचता है। हालांकि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में जो झड़प हुई थी, उसमें चीन को समझ आ गया था कि हिसाब दोनों तरफ बराबर है। उस लड़ाई में गोलियां नहीं चली थी, लेकिन भारत के 20 जवानों की शहादत हुई थी। चीन ने आज तक यह नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मारे गए, लेकिन कुछ रिपोर्ट से कहती हैं कि चीन को 45 से 50 सैनिकों का नुकसान हुआ था। और इसी के बाद कहा जाता है कि चीन को यह समझ में आया कि अगर आमने सामने का युद्ध हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। चीन वैसे भी दुनिया पर राज करना चाहता है। उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पर है, भारत से तो बहुत ऊपर है। कम से कम 6 गुने का फर्क है भारत और चीन की अर्थव्यवस्था के बीच में। लेकिन चीन जानता है कि सीधे युद्ध का मतलब है बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का नुकसान। इसीलिए वो प्रॉक्सीज के जरिए भारत से युद्ध करता है। कभी जमीन पर कब्जा करता है, कभी पाकिस्तान के आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचाता है, और कभी पाकिस्तान को हथियार देकर भारत पर वो हमला करवाता है। और अब और कौन सी थ्योरी है, अंजन आप बताइए। वैसे एक थ्योरी ये भी चलती है कि भारत पर पाकिस्तान का ये हमला चीन की भी सोची समझी साजिश थी। ये थ्योरी है कि चीन लगातार ये देख रहा था कि उसके मुल्क से बहुत सी कंपनियां शिफ्ट होकर भारत में अपना कारोबार लेकर आ रही थीं। इसीलिए वो भारत से बदला लेना चाहता था, और इसीलिए उसने पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ से पहलगाम का हमला प्लान करवाया। हम आपको बता दें कि ये सब थ्योरी ही है, लेकिन ये विश्वास करने योग्य है। इसीलिए जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो चीन को यह अनुमान पहले से था कि भारत भी जवाब देगा। उसने पहले से ही हथियारों से पाकिस्तान की मदद की हुई थी। हमले के बाद भारत के हथियारों और उपकरणों की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने लगा। इसीलिए तो इंडियन आर्मी भी कह रही है कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। और फिर जब पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कहा तो भारत ने सीज फायर कर दिया, और एक बड़े ट्रैप में फंसने से भारत बच गया, क्योंकि चीन ये चाहता था कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझा रहे और ये युद्ध बड़ा हो जाए। When we reach a political military objective, we should try and put a stop to it. So a lot of naysayers say, why did we stop now? So war is easy to initiate, but it's very difficult to control. So I would say that was a very masterly stroke that was played to stop the war at an appropriate time. And this time, when the target engagement started, how we controlled the escalation, it was only the terrorist targets that were engaged in the first phase and information warfare. A message was sent that we have only engaged your militant targets, the terrorist targets. We would like to put an end to it. However, Pakistani side decided that no, they wanted to, sort of come equal. They engaged our military targets. So in step 2 of the escalation, a very strong message was sent by engaging their military targets in a manner that on 10th of May, there was a message from the military operations, Pakistan, that they would want a ceasefire.